आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिए थे। अभी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी भी हैं, पर पहले क्लास में क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग देना कि क्वेश्चन होता कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन को करने का सही तरीका। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, और रीड करने के स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। हाँ, किसी का वीडियो ऑन है क्या? किसी बच्चे का वीडियो ऑन है क्या? अगर है तो ऑफ कर लो बेटा। किसी बच्चे का वीडियो ऑन है क्या? चलिए देखिए, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मिस्टर देवेश हैज परचेज्ड ए गोल्डन रिंग एज ऑन 17 August 2019 for 20,000 rupees. On 1st May 2019, he has sewn a diamond on it costing ₹25,000। मतलब पहले इन्होंने रिंग परचेज करी 20,000 रुपए में, और उसके बाद में इन्होंने एक डायमंड उसमें फिट करवाया। On 1st August 2020, he sold such ring for ₹80,000 and incurred brokerage for arranging customer of ₹5,000। अब देखो, आपको इसमें क्या क्या बातें गौर करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले, आप जो असेट सोल्ड कर रहे हैं क्या वो कैपिटल असेट है या नहीं? बताइए। आप जो असेट बेच रहे हैं, इस केस में आप बेच रहे हैं गोल्डन रिंग बेच रहे हैं, क्या वो कैपिटल असेट है या नहीं? है। ये पता लगाना क्यों जरूरी है भाई कि ये है या नहीं? क्योंकि अगर ये कैपिटल असेट नहीं होगी तो हमें आगे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमें पहले ये पता लगाना है कि ये कैपिटल असेट है या नहीं। समझ गए लॉजिक? नेक्स्ट देखिए, फिर आपको ये पता करना है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि उससे हमारा फॉर्मेट डिजाइन होगा। तो देखिए, खरीदा कब था बेटा? 17/8/2019 को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 17/8/19 को तो परचेज किया, और बेच दिया कब? 1/8/20 को बेच दिया। तो कितने टाइम होल्ड किया इसको? क्या 12 महीने से भी कम होल्ड किया है? क्या 12 महीने से भी कम होल्ड किया है? हाँ। और वैसे ज्वेलरी के केस में कितना होल्डिंग पीरियड देखना है हमें? ज्वेलरी के केस में कितना होल्डिंग पीरियड देखना है? 36 मंथ्स। ठीक है, ज्वेलरी के केस में कितना देखना होता है? 36 मंथ्स। तो क्या मैं ये कहूँ कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है? देखिए, रिप्लाई करते रहें, ये पूरा बेसिक चल रहा है फिलहाल। अगर यहाँ पे आप चूक कर जाएंगे तो मे भी आपको आगे समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ये पता किया कि कैपिटल असेट है या नहीं। दूसरे असेट में हमने ये तय किया कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अच्छा, एक चीज और, क्या ट्रांसफर हो रहा है? मतलब जिस तरीके से असेट हमारे पास से जा रही है, क्या वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है? Yes, आता है, क्योंकि हम तो बेच रहे हैं, और बेचना तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो चलिए कैपिटल गेन निकाल देते हैं। कैपिटल गेन निकालने के लिए शॉर्ट टर्म वाले फॉर्मेट में सबसे पहले हमने क्या लिखना देखा था? क्या हमने सेल कंसिडरेशन लिखा था सबसे पहले? तो कितना है सेल कंसिडरेशन? 80,000। ओके, नेक्स्ट, इसमें से अगर कोई खर्चा हुआ है ट्रांसफर करने को लेके, जैसे कि ब्रोकरेज कमीशन ऐसा कुछ, तो लेस कर दीजिए। तो हमें लिखा हुआ है 5,000 रुपए की ब्रोकरेज लगी हमारी कस्टमर अरेंज करने के लिए। तो हमारे पास नेट कितना पैसा आया?
75,000, तो ये हो जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। ओके, अब इसमें से आप कम करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी है आपकी? क्या 20,000 रुपए है? बोलिए, क्या एसेट एक्वायर करने की कॉस्ट 20,000 रुपए है आपकी? यस। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या कोई इम्प्रूवमेंट करवाया आपने? बताइए, क्या कोई इम्प्रूवमेंट करवाया आपने? यस, 25,000 रुपए का करवाया है। डायमंड फिट करवाया ना? अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे अपनी ज्वेलरी को पॉलिश करवाते हैं, 5,000 रुपये लगते हैं, हमने ज्वेलरी को पॉलिश करवाया, ठीक है, तो क्या वो इम्प्रूवमेंट में आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। अगर हम अपनी ज्वेलरी को पॉलिश करवाते हैं तो क्या वो इम्प्रूवमेंट में आता या नहीं आता? नहीं, वो इम्प्रूवमेंट में नहीं आता। क्यों? सुन लो, मुझे पता है इस बात पे आगे जाके आपको डाउट क्रिएट होगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, सुन लो। देखो, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कुछ एडिशन। क्या पॉलिश करवाने से आपकी ज्वेलरी में कुछ एडिशन हुआ है? बताइए, क्या पॉलिश करवाने से आपकी ज्वेलरी में कुछ एडिशन हुआ है? नहीं हुआ। कोई एडिशनल कैपिटल एसेट क्रिएट हुई है? नहीं हुई। ठीक है, तो हम उसे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं कहेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सिर्फ उसे ही कहेंगे जिसकी वजह से कैपिटल इन्हांसमेंट हुआ हो, कैपिटल एसेट में कुछ बढ़ी हो। जैसे कि हमने डायमंड लगाया, क्या डायमंड लगाने से आपकी कैपिटल एसेट बढ़ी है? यस, तो हमने उसको इम्प्रूवमेंट में लिया है। समझ गए? तो पॉलिशिंग एक्सपेंसेस जो है वो मेंटेन करने के एक्सपेंसेस होते हैं, ना कि एडिशन के, तो इसलिए वो नहीं आएंगे अगर होते तो। चलिए लीजिए, हमने नेट सेल कंसिडरेशन लिया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर दी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कम कर दी, तो ये 30,000 रुपए का एसटीसीसी आ गया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बता दो, यहाँ तक कोई डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है? आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन 23rd December 2020, Rajat sold 500 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, द सेल कंसिडरेशन ऑफ विच वॉज रुपीज 13,50,000। 13,50,000 रुपए में इन्होंने 13,50,000 रुपए में इन्होंने क्या कर दिया? अपना गोल्ड सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो क्या गोल्ड कैपिटल एसेट है? बोलिए, क्या गोल्ड कैपिटल एसेट है? यस। और ये जो 3 मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, कैपिटल एसेट है या नहीं है, ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, और कंसिडरेशन में क्या मिला है। ठीक है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये बातें ये मन में ही पता करनी है, या आप चाहो तो वर्किंग नोट में पता कर सकते हो। मेन आंसर में इसको नहीं लिखना है, पहले में मैंने आपको लिख के बताया समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे लिखा है, ही हैड अक्वायर्ड दिस गोल्ड ऑन 20th August 2000 फॉर ₹4 लाख। चलो एक समरी बना लेते हैं। 20/8/2000 को इन्होंने परचेज किया गोल्ड 4 लाख रुपए। ओके, आगे लिखा है FMB जो दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2001 की FMB दे रखी है। क्यों दे रखी है बाद में देखेंगे, क्या काम आएगी नहीं आएगी, एक बार तो लिख लेते हैं। सेल कंसिडरेशन दे रखा है कि 23 दिसंबर 2020 को आपने बेचा था, कितने रुपए में? 13,50,000। बताइए, क्या इन 3 इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? क्या इन 3 इंफॉर्मेशन के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको क्वेश्चन में? तो अगर हमने ये 3 इंफॉर्मेशन लिख ली तो हमें क्वेश्चन में और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं मैं, बस इतना बता दो, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, सिर्फ इतना बता दो।
शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन करनी है, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म करनी है। शॉर्ट टर्म क्यों लिख रहे हो चैनी का? क्या रीजन है भाई शॉर्ट टर्म करने का, बता दो। 2000 में सेट खरीदी थी, 2020 में बेच रहे हैं, शॉर्ट टर्म होने का रीजन? अभी चैनी का चैनी का रिप्लाई करो ना फटाफट बेटा, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करते हो? चलिए, सेल कंसिडरेशन 13,50,000 रुपए। क्या कोई ट्रांसफर के खर्चे हैं क्वेश्चन में? नहीं, कोई खर्चा नहीं दे रखा है हमें ट्रांसफर का, तो हम सीधे कॉस्ट कम कर दें, यही हमारा नेट सेल हो जाएगा। सिंपल कॉस्ट की जगह हम यहाँ पे करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल कॉस्ट की जगह हम कौन सी कॉस्ट कम करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा? हमने खरीदा था 4 लाख रुपए में, वो भी 20/8/2000। ठीक है, तो बताइए 4 लाख का इंडेक्स करूं या फिर 360 का? याद होगा आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की है, तो उस पर एक एडिशनल कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, याद है? बोलिए, याद है क्या? अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले की एक्वायर्ड है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ाया था आपको, याद है? ऐसा कि भाई आपने एसेट खरीदी 20/8/2000, बेची आपने उसको 2021 में, इसकी कॉस्ट हमें यहाँ लानी है। पर इंडेक्सेशन तो स्टार्ट कब से हुआ था? 4/2001-2 से हुआ था, यहाँ से इंडेक्सेशन स्टार्ट हुआ था। तो पहले हमें इस कॉस्ट को यहाँ लाना होगा और फिर यहाँ से यहाँ ले जाना होगा, याद आया? बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि कॉस्ट और एफ एम वी, विच एवर इज हायर। कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। एफ एम वी कितनी है? 3,60,000। तो बता सकते हैं यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख। अब इस 4 लाख का हमें इंडेक्स करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2020-21 के इंडेक्स से। कितना बताया था कल? 30, बोलो कितना बताया था कल? देखते हैं याद है क्या आपको, जल्दी बोलो कितना बताया था? 2020-21 का इंडेक्स कितना बताया था? दीपक कह रहे हैं, सही है दीपक, और कोई बताना चाह रहे हैं? 301। ठीक है, डिवाइड बाय कौन से ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे ये बताओ? 2000 या 2001? कौन से ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे? 2001, क्योंकि हम यहाँ की वैल्यू ले चुके हैं बेटा, तो यहाँ की वैल्यू जब ले चुके हैं तो यहाँ के इंडेक्स से डिवाइड करो, तो वो कितना है? 100। तो बता दो कितना आता है? कितना आता है? 12,04,000। 12,04,000 एल टी सी जी हो गया आपके 1,46,000 का, सही है? 146 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया आपको, बोलो ठीक है? सत्य, रिप्लाई नहीं कर रहे बेटा, सत्य।
21 की बुक नहीं है मार्केट में, मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 2021, तो ध्यान रहे उसके हिसाब से आप इसको करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं। क्या कह रहे हैं? मिस्टर आनंद हैज परचेज्ड ए हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 17 अगस्त 2002 फॉर ₹5 लाख। खरीदा है इन्होंने 17 अगस्त 2002 को 5 लाख रुपए में। On 1st May 2004, he constructed a new floor on the same house at the cost of ₹250। क्या ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है? क्या ये 2,50,000 रुपए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है क्या? हाँ, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आगे लिखा है ऑन 1st अक्टूबर 2010 ही सोल्ड सच हाउस फॉर ₹18 लाख। 18 लाख रुपए में उन्होंने वो घर बेच दिया है। ठीक है। एंड incurred brokerage expenses for arranging customers is 2%। 2% उन्होंने ब्रोकरेज का भी पेमेंट किया है। क्या आसान है? सबसे पहले जो असेट बेची जा रही है क्या वो कैपिटल असेट है? बताइए, जो असेट बेची जा रही है क्या वो कैपिटल असेट है? यस। शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सीधा आंसर करेंगे हम। मिस्टर सेल कंसिडरेशन बता दीजिए सबसे पहले, कितना लिखूं? क्या 18 लाख लिख दूं? ट्रांसफर के एक्सपेंसेस बोलिए, क्या 36,000 आएंगे? 2% है ना? क्या 36,000 आ रहे हैं ट्रांसफर के खर्चे? तो नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। एक सेकंड, चंचल है क्या क्लास में? चंचल है क्या क्लास में? एक सेकंड, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक को कॉपी करके बेटा वहां पे डाल देना अपने ग्रुप में। आई थिंक चंचल का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, ये लिंक आप अपने ग्रुप में पेस्ट कर दें। चंचल का मैसेज आया है, उनका ऐड नहीं हो पा रहा। बोल देता हूँ। चलिए डन। तो ये आ रहा है बेटा 17,64,000, 17,64,000, 17,64,000। चलिए नेक्स्ट करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब अक्वायर किया था हमने? 17/8/2002 की। तो 5 लाख रुपए का इंडेक्सेशन करना है। मल्टीप्लाई कौन सी ईयर से करूं? बोलो, कितने इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई किस इंडेक्स से करूं? जिस ईयर में बेचा है, इस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। कौन से ईयर में ट्रांसफर हुआ है? 2021 में। तो उसका इंडेक्स कितना है? 301। ओके। डिवाइड कौन से ईयर से करें ये आप मुझे बताओगे? कौन से फाइनेंशियल ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करूं? कौन से फाइनेंशियल ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करूं? ईयर बता दो आप, इंडेक्स नंबर में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करना है? बिल्कुल गलत। नवीन भी गलत है, दीपक भी गलत है, बिल्कुल गलत है। पूरा ईयर लिख के दो मुझे, 1 2 2 3 3 4 4 5 जो भी है पूरा साल लिख के दो बेटा। कभी भी फाइनेंशियल ईयर एक साल का नहीं होता, ऐसे आप नहीं लिख सकते 2002। अगर ऐसा लिखोगे तो गलत है आप। या आप लिख के 2 3, या आप लिख के 1 2, वरना तो दोनों ही मिस इंटरप्रिटेशन हो गया ना।
भाई 2002 लिखने का मतलब क्या मानूं मैं? 2001 तो मानूं या 2002-3 मानूं? यस। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना चाहिए, वो गलत होगा। 2002 का मतलब तो 2-3 भी हो सकता है और 1-2 भी हो सकता है। इससे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा आंसर के ऊपर। हाँ नवीन, बोलो। बोलो भाई, बोलो, जल्दी बोलो। दीपक और नवीन, बेटा 2004 की तो कोई बात ही नहीं है। अब बोलो कौन सा ईयर लेना है, वो बोलो। कौन सा ईयर बता रहे हैं आप फाइनेंशियल ईयर? 2-3, वेरी गुड। 2-3 होगा, क्यों? देखो ये डेट आप देखेंगे, 17 अगस्त 2002 कौन से ईयर में आ रहा है? 2-3 में आ रहा है, तो 2-3 आप लेंगे। 2-3 का इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ, 105। मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है, आप वहां से देख लें। टेबल जो है ग्रुप इंडेक्स की मैंने आपको भेज दी है। ये हो रहा है 14,33,000। ओके। अब हम करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करवाया था कितने रुपए का? 2.5 लाख रुपए का। मल्टीप्लाई करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर से, डिवाइड कौन से ईयर से करेंगे बोलो? डिवाइड कौन से ईयर के इंडेक्स से करेंगे? डिवाइड कौन से ईयर के इंडेक्स से करेंगे? सोच समझ के बोलना, एक दूसरे का आंसर कॉपी मत करना। आंसर दें। चलिए 4-5 से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो 4-5 का इंडेक्स है हमारे पास बेटा 113, 113। बता दो कितनी वैल्यू आती है 2.5 लाख रुपए की? 6,6,5,929। आई थिंक लॉस आएगा, बताओ कितना लॉस आ रहा है? LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना आ रहा है? थ्री थ्री फाइव टू सिक्स 3,35,266 का लॉस आ रहा है। बताइए, कोई डाउट किसी को बेटा? हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से क्वेश्चन किए हैं, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या और कैसे होता है। ओके, कोई डाउट नहीं है बेटा आपको? नहीं है तो फिर चलते हैं हम आगे, आगे के कंसेप्ट पढ़ने के लिए। आगे देखो, कल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, सेक्शन 47, याद है आपको? किसी को याद है? सेक्शन 47 मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था उसमें? सेक्शन 47 पढ़ाया था, उसमें क्या है बता सकते हैं कोई? ऑडियो क्लियर है क्या, एक बार ये बता दो पहले तो। सबसे पहले ये बता दो, सभी आंसर कर दो, ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या? चनिका को आ रहा है, चिराग आ रहा है, रिया को आ रहा है, और ठीक है, तो फिर कितने का रुका है? चलिए, अगर कभी अटकता तो हो सकता है बेटा वो नेटवर्क इश्यू होगा। तो मैंने कल आपको बताया था एक सेक्शन 47, सर्टेन ट्रांजेक्शन, उसमें ये बोला था, सर्टेन ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफर नहीं मानते। ट्रांसफर नहीं मानने का मतलब उन पे कैपिटल गेन नहीं होता। कैसे? चलिए, इनके पास एक घर है, देखो ध्यान से समझना एक बार। मिस्टर ए के पास एक घर है जो इन्होंने परचेज किया था ₹10 लाख इन 2008। 2008 में इन्होंने एक हाउस परचेज किया था 10 लाख।
फिर इन्होंने अपने बेटे को, जिनका नाम है मिस्टर बी, जो इनका बेटा है, उनको ये हाउस गिफ्ट कर दिया। कब कर दिया? 2016 में। मुझे बताओ, क्या मिस्टर ए के हैंड में कैपिटल गेन होगा 2016 में? बोलिए, क्या 16-17 में कैपिटल गेन होगा क्या मिस्टर ए के हैंड में? नहीं। तब बेटा गिफ्ट मना किया था कि गिफ्ट का जो केस होता है वो ट्रांसफर ही नहीं होता है। ट्रांसफर क्यों नहीं होता है उसका भी रीजन बताया था आपको, कि मिस्टर ए अपने बेटे को असेट दे तो रहे हैं पर बदले में उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो आप गेन पे टैक्स कहाँ से लगाओगे? अमाउंट क्या लिखोगे? सेल अमाउंट क्या लिखोगे? तो ये आपको गेन निकालने के लिए क्या लिखना होगा? सेल अमाउंट माइनस 4। अब बताओ आप इसमें सेल क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखोगे। तो ये ट्रांजेक्शन मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या ये ट्रांजेक्शन मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल है? हालांकि आपका नहीं पड़ा हुआ, फिर भी एक बार अपना अंदाजा लगाओ, क्या ये ट्रांजेक्शन 2016-17 में मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल है क्या? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, रिश्तेदार से अगर गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट आपके लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री। अगर आपको रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है, चाहे कितना भी मिले, वो आपके लिए कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो क्या बेटे को पिताजी से गिफ्ट मिला है यहाँ पे? हाँ, पर वो गिफ्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। पर वो गिफ्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। इस दिन प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लेते हैं 20 लाख रुपए थी, पर वो पूरे 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स फ्री होगी। इज दैट क्लियर? मतलब 2016-17 में ना तो मिस्टर ए ने टैक्स दिया कैपिटल गेन पे, और ना ही मिस्टर बी ने टैक्स दिया गिफ्ट पे। क्या सही कह रहा हूँ? नो कैपिटल गेन, क्योंकि ये सेक्शन 47 में है। दोबारा सुन लो, हाँ कोई लिमिट नहीं है बेटा, रिश्तेदार से कितना भी गिफ्ट मिले, नो लिमिट, टोटल टैक्स फ्री है। ठीक है, दोनों बात समझ गए? मिस्टर ए पे टैक्स नहीं लगा सेक्शन 47 की वजह से, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं है, इसमें कंसिडरेशन नहीं है। और मिस्टर बी पे टैक्स नहीं लगा क्योंकि रिश्तेदार से मिला हुआ गिफ्ट टैक्स फ्री मिला। इज दैट क्लियर? अब सुनो आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बहुत छोटा मोटा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मिस्टर बी सोल्ड सच असेट, मिस्टर बी ने वो असेट बेच दी 2020-21 में एट द रेट 40 लाख रुपीज, 40 लाख में बेच दी। अब बताओ, क्या ये मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल है? बताइए, क्या ये ट्रांजेक्शन अब मिस्टर बी के लिए टैक्सेबल है? यस, अब ये बी के लिए टैक्सेबल है। अब मिस्टर बी जब लिखेंगे, अपना जो फॉर्मेट बनाएंगे, ध्यान से सुनना, तो ये लिखेंगे सेल कंसिडरेशन। बोलो कितना लिखेंगे? मिस्टर बी जब अपना फॉर्मेट बना रहे होंगे कैलकुलेशन का, तो ये सेल कंसिडरेशन लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 40 का। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बात यह है कि एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। इसको जानने के लिए मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड कौन सा देखा जाएगा? ये बताओ, मिस्टर बी के लिए होल्डिंग पीरियड कौन सा देखा जाएगा? 2008-9 से लेके, सुनो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 2008-9 से लेके 2021 का, या 2016-17 से लेके 2021 का, कौन सा होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा? सवाल ये है, 8-9 से 2021 या फिर 16-17 से 20, कौन सा होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा? 16-17 से 20। ठीक, आप सभी का आंसर ये है। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्या इस ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन लगा था पहले? क्या इस ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन लगा था पहले? नहीं लगा था। अगर हमने कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ ले गए,
ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बताओ पहले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे मिस्टर बी? मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? मिस्टर बी की कॉस्ट क्या लेंगे, चलो ये और बता दो, उसके बाद दोनों पॉइंट्स एक साथ समझाता हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे मिस्टर बी की? एफ एम बी, ये वाली। चलिए ठीक है, मान लिया। और बोलिए। अब अपना अपना आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत बाद में देखेंगे। एक बच्चे ने कहा एफ एम बी ले लेंगे, मैंने मान लिया है। आगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगी? भाई दो ही चीजें आपके पास, या तो 20 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, और उसमें भी आप रिप्लाई नहीं करते हैं बेटा। वेरी बैड थिंग, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत ही गलत बात है। बाकी आपकी इच्छा। एफ एम बी, चलिए कुछ बच्चों ने जवाब दिया, सब एफ एम बी लेंगे। मान लो मैंने एफ एम बी ले लिया, तो क्या गवर्नमेंट को इस दौरान जो ये वैल्यू बढ़ी, 10 लाख वाली वैल्यू बढ़ के 20 लाख रुपए जो हो गई, क्या इसका टैक्स लॉस नहीं हो गया? बताओ मुझे। जब आपकी 10 लाख वाली एसेट की वैल्यू बढ़ के 20 लाख हो गई, तो इसका टैक्स कहाँ गया? ये कौन देगा? गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है, 10 लाख की वैल्यू 2008-9 में थी, फिर बढ़ के 20 लाख की हो गई, इसका टैक्स क्या गवर्नमेंट को मिल गया? ना तो 16-17 में दिया था आपने, और ना आप दे रहे हो, क्योंकि आप तो सारी कैलकुलेशन इसके आगे कर रहे हो। तो मुझे बताओ, इसका टैक्स क्या गवर्नमेंट को मिला? क्या इसका टैक्स गवर्नमेंट को मिला इस पीरियड का? नहीं। तो क्या गवर्नमेंट ऐसे ही छोड़ देगी कि जाओ ठीक है, जाओ इसका रहने दो, इस पीरियड का टैक्स आप तो आगे का दे दो? नहीं। तो प्रोविजन क्या बनाया गया, सुन लो ध्यान से। गवर्नमेंट कहती है सब सेक्शन 47 में हमने इस ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया। सेक्शन 47 में हमने इस ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया एज ए कैपिटल गेन। तो हमारी तरफ से, तो हमारी नजर में तो ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। हमारी नजर में तो ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, हमारे लिए तो ये ब्लाइंड फोल्ड है, हम तो इसको देख ही नहीं रहे। समझ रहे बात को? बोलो, समझ रहे हो क्या? क्या कह रहा है डिपार्टमेंट कि हमें तो ये ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही नहीं, हमने तो इसको देखा ही नहीं है, तो इसको जानते ही नहीं है। तो हम इसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, होल्डिंग पीरियड लेंगे 2008-9 से लेके 2021, कॉस्ट लेंगे 10 लाख। बताओ, अगर हम ऐसा कर देते हैं कि ये वाली कॉस्ट ले लेते हैं और ये वाला ही होल्डिंग पीरियड ले लेते हैं, होल्डिंग पीरियड भी ये और कॉस्ट भी ये, तो क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स नुकसान नहीं होगा? बताओ, क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स का नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 47 में कवर होते हैं, उसमें आप इस पॉइंट की कोई कैलकुलेशन नहीं लेंगे, इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। आप कैलकुलेशन अभी भी इस हैंड से लेके इस हैंड के लिए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं था। आई बात समझ में? बता दो भाई, ये बात समझ में आई? अब दोबारा पूछता हूँ, होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम? होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसके? बोलो भाई, होल्डिंग पीरियड इस क्वेश्चन में हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 8-9 से 20-21, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने लेंगे? 10 लाख रुपए, वेरी गुड। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? मतलब इंडेक्स मल्टीप्लाई तो यहाँ का होगा,
इंडेक्स मल्टीप्लाई तो यहाँ तक का होगा, डिवाइड कौन सा होगा? 8-9 का इंडेक्स डिवाइड होगा या 16-17 का इंडेक्स डिवाइड होगा? 8-9 का डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और हाईलाइट कर दूं थोड़ी सी। लो मेकर ने जब लो बनाया तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस मामले में, और उसने कहा कि साहब जो इंडेक्सेशन करेंगे ना हम, वो इस ईयर का लेंगे, मतलब डिवाइड इस ईयर से करेंगे, क्योंकि आपको तो इस ईयर में मिला है। हालांकि उसका सोचना गलत था, हालांकि उसका सोचना ये गलत था, क्योंकि जब आप होल्डिंग पीरियड यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, जब आप कॉस्ट यहाँ पे ले रहे हो, तो इंडेक्सेशन भी यहीं का लेना चाहिए। बोलो ठीक कह रहा हूँ? तो लो मेकर ने यहाँ पे गलती कर दी, उसने रूल में लिख दिया कि साहब इस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुन लो, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा केस हुआ इसके ऊपर। उस केस का नाम था मंजुला जे शाह, मंजुला जे शाह के नाम से केस हुआ, और उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आपको इंडेक्स भी यहीं का लेना है, आपको इंडेक्स भी यहीं का लेना है। तो हमें क्या फॉलो करना है? हमें सारी चीजें यहीं की फॉलो करनी है, लग रहा था। ओके, समझ में आ गई? तो मैं लिख देता हूँ, होल्डिंग पीरियड वाला लेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी प्रीवियस ओनर वाली लेंगे। बता दो एक बार, इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट लॉजिक के साथ, एक तो होता है कि मैंने सिर्फ बता दिया कंसेप्ट, आपने पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, वो नहीं, विथ लॉजिक। क्या ये कंसेप्ट आपके क्लियर है? एक स्पेशल केस मानिए आप इसको, ठीक है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ये दूसरा केस। आपने आइडिया कंपनी का नाम सुना है? आइडिया, आइडिया का अमलगमेशन हो गया, टेक ओवर हो गया, कौन सी कंपनी में? वोडाफोन। और एक नई कंपनी बन गई, वी। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, रिया ने आइडिया के 100 शेयर परचेज किए थे, कब खरीदे थे? मान लो 40 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, 2014 में खरीदे। 2014 में 40 रुपए के हिसाब से रिया ने 100 शेयर परचेज करे थे। अब ये कंपनी ही वोडाफोन में चली गई, नाम हो गया वी। तो क्या ये शेयर खत्म? बताओ, क्या ये शेयर खत्म हो गए? इनका कोई एग्जिस्टेंस है क्या? बोलो भाई। रिया ने 100 शेयर आइडिया के खरीदे थे, आइडिया का अमलगमेशन हो गया वोडाफोन के साथ, तो क्या इनके अब इन शेयर्स की कोई वैल्यू है? क्या ये शेयर्स अभी भी मार्केट में है? सिर्फ नहीं, ये बताओ पहले, क्या आइडिया के शेयर मार्केट में है क्या? क्या आइडिया के शेयर मार्केट में है? नहीं, आइडिया के शेयर मार्केट में नहीं। पर क्योंकि आइडिया के अंदर रिया का पैसा लगा हुआ था, तो जब अमलगमेशन हुआ तो इस कंपनी ने, नई कंपनी ने अपने शेयर दिए होंगे रिया को। बोलो हाँ या ना? क्या नई कंपनी ने रिया को नए शेयर अलॉट किए होंगे? नंबर ऑफ शेयर 100 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, नए 100 शेयर अगर दिए, अगर 100 शेयर नए दिए हैं रिया को, क्या वी ने नए पैसे चार्ज किए होंगे रिया से? बोलिए, क्या रिया से नए पैसे लिए होंगे? नहीं, उनके बदले में दिया होगा कि भाई आपके 100 शेयर थे, आपके हमारे पास 4,000 रुपए आए हुए थे, और अब जब हमने नई कंपनी बना ली है तो हम आपको 100 शेयर उसमें दे रहे हैं, उन्हीं के बदले में।
दैट क्लियर? अब आइडिया के शेयर आपके चले गए, आपके पास आइडिया के शेयर नहीं है, पर आपके पास 100 शेयर बीतेंगे। ये पूरा ट्रांजेक्शन क्या अमलगमेशन में आ गया? और क्या अमलगमेशन सेक्शन 47 में आता है? क्या अमलगमेशन भी सेक्शन 47 में पढ़ा था हमने? हाँ। तो अब मुझे बताओ, क्या रिया को 2019-20 में जब ये अमलगमेशन हुआ, क्या रिया को टैक्स देना है, कैपिटल गेन देना है क्या? बताइए, क्या ये कैपिटल गेन के एम्बिट में आएगा? हम कहेंगे नो ट्रांसफर, क्योंकि सेक्शन 47 में है इसलिए ट्रांसफर नहीं है। नो कैपिटल गेन, रिया को कोई टैक्स यहाँ पे नहीं देना है, उसे कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके तो जो शेयर थे पुराने पड़े थे, आपने उनका नाम बदल दिया। वो कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता था, मुझे कौन सा प्रॉफिट हुआ। फर्दर रिया ने ये वीक एसोसिएट सोल्ड कर दिए। आज क्या डेट है? आज 7 दिसंबर 2020। रिया ने ये 100 शेयर सोल्ड कर दिए एट द रेट 100 ईच। बताओ, क्या रिया पे आज कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा। तो आ जाइए, सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं रिया? बोलो, कितना सेल कंसिडरेशन लिखूं? सेल कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन कितना लिखना है? 1 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10,000 रुपए। ऐसी बातें करते हैं। 100 शेयर 100 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 10,000। चलिए, होल्डिंग पीरियड कितना लेना है रिया का, बता दो। 19-20 से लेके यहाँ तक, या फिर 2014-15 से लेके यहाँ तक? मुद्दे की बात ये है, बताइए होल्डिंग पीरियड कौन सा लेना है रिया का? बिल्कुल 14-15 से यहाँ तक लेना है, क्योंकि बीच वाला ट्रांजेक्शन तो ट्रांसफर है ही नहीं, उसे तो कैपिटल गेन में कंसिडर ही नहीं किया गया। ठीक है, अगर मैं इसे कहूँ कि बेटा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो क्या हम सारी कैलकुलेशन ए टू सी कर रहे हैं, क्योंकि बी को तो कंसिडर ही नहीं करना। होल्डिंग पीरियड जो लेंगे क्या वो ए टू सी का लेंगे? अच्छा, रिया की कॉस्ट क्या लेंगे? बी के जो सोचिए रिया के पास है, उनकी कॉस्ट क्या है? 4,000 रुपए। जाहिर सी बात है, कॉस्ट भी यहीं से लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ए टू सी वाली लेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ओके। चलिए, तो अब हम इंडेक्स कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो 4,000 को करें मल्टीप्लाई बाय कौन से ईयर से? इस ईयर का इंडेक्स कितना है? 301। डिवाइड बाय कौन से ईयर का इंडेक्स करूँ, बस इतना और बता दो। डिवाइड बाय कौन से ईयर का इंडेक्स करें? 14-15 कर दो। 14-15 का इंडेक्स जो भी है। That's it। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो अगर कोई ट्रांसफर ऐसा है जो सेक्शन 47 में आ रहा है, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, हम पुराने वाले ट्रांसफर से उसको लेके चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? 5,017 आ जाएगा। चलो भाई, कैसा लग रहा है कैपिटल गेन का चैप्टर, ये बताओ। चलो, कैपिटल गेन चैप्टर कैसा लग रहा है?
ठीक है, हाँ ठीक तो है, वो बीमार नहीं है। पर ये बेटा तभी तक ठीक है जब तक आप इसको रेगुलर समझते रहेंगे। एक भी क्लास मिस करी, किस्सा खत्म। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ध्यान से समझना, इसकी समरी बनाते हैं। मिसिस परमिंदर हैज ए ज्वेलरी बीइंग गिफ्टेड ऑन 1 अप्रैल 2005 बाय हर ब्रदर जितेंद्र। मिसिस परमिंदर को असेट कब मिली है? 1/4/2005 को, और वो भी गिफ्ट के रूप में। किससे गिफ्ट मिला? भाई से मिला, जितेंद्र से। ठीक है। जितेंद्र अक्वायर्ड सच असेट फॉर ₹60,000 एज ऑन। जितेंद्र ने वो असेट कितने रुपए में परचेज करी थी? 60,000 रुपए में परचेज करी थी। कब खरीदी थी? 1/7/1995 को खरीदी। आगे लिखा है ऑन 1st 7/2002 जितेंद्र हैज सीवन ए डायमंड। जितेंद्र ने एक डायमंड भी फिट करवाया था इसमें 1/7/2002 को। कितने रुपए का? 25,000 रुपए का। ठीक है? तो क्या हम इसको इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं? पूरी समरी बना रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। कि परमिंदर को गिफ्ट मिला 1/4/5 को, उससे पहले की फ्लैशबैक में स्टोरी बता रहे हैं कि जितेंद्र ने 1/7/95 को 60,000 में खरीदा था, और 1/7/2002 को उसने 25,000 का डायमंड भी फिक्स करवाया था। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2009 परमिंदर ने उस पर पॉलिश करवाई। परमिंदर ने 1/4/2009 को उसकी पॉलिश करवाई है 5,000 रुपए की। क्या ये इम्प्रूवमेंट है? नो, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 20 से आगे क्या हुआ? 1/4/2020 परमिंदर सोल्ड सच ज्वेलरी। परमिंदर ने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 12 लाख रुपए में बेच दिया। ब्रोकरेज और दे दी 1%। 1% की ब्रोकरेज दे दी। द फेयर मार्केट वैल्यू, अलग अलग डेट पे मार्केट वैल्यू भी दे रखी है हमें। हमें कैपिटल गेन निकालना है। बताइए, क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा था, पर अगर हमने समरी बनाई तो क्या ये आसान लगने लग गया? तो सबसे पहली बात, टैक्स किसको देना है? जितेंद्र को, परमिंदर को? बोलो, टैक्स कौन देगा, जितेंद्र या परमिंदर? अब मैं आपसे पूछूंगा इसकी सारी बात। टैक्स किसको देना है, जितेंद्र को या परमिंदर को? अच्छी, वेरी गुड। टैक्स देना है परमिंदर को। अरे बेच कौन रहा है? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो आप? रिया, दीपक, चैनिका, बेच कौन रहा है? जितेंद्र बेच रहा है। जितेंद्र बेच रहा है क्या? जितेंद्र ने तो गिफ्ट कर दिया अपनी बहन को, और उसकी बहन आगे बेच रही है। तो टैक्स बहन देगी या भाई देगा? एक जने ने जवाब दिया और बाकी सब भाग जाते हैं उसके पीछे। तो टैक्स देगी मिसिस परमिंदर। कोई है जिसके मन में डाउट हो अभी भी कि टैक्स परमिंदर क्यों दे रही है? सेल कंसिडरेशन लिखते हैं। बोलो, कितना लिखूं सेल कंसिडरेशन? सेल कंसिडरेशन कितना लिखूं परमिंदर के लिए? 12 लाख रुपए। सेल कंसिडरेशन 12 लाख रुपए। लेस, क्या कोई ट्रांसफर का खर्चा लिखना है? क्या कुछ ट्रांसफर का खर्चा लिखना है क्या? बोलो। रिया कह रही है नो। रिया बी स्नेट, बेटा इतनी गलतियां तुम मत करो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ।
अक्षिता, कैलकुलेशन मिस्टेक कितना, बोलो। ट्रांसफर के खर्चे कितने, एक छोटी छोटी सी बातों में अगर इतनी बड़ी गलतियां करोगे कैसे चलेगा। 1% ब्रोकरेज लिखा है, 12 लाख का 1% कितना होता है, 12,000 होता है। कोई 1200 लिख रहा है, कोई 1,20,000 लिख रहा है। अरे वाह बेटा, मतलब 12 लाख का 1% निकालने में भी आप इतनी बड़ी गलती करोगे। एक जना 1,20 लिख रहा है, एक जना 1200 लिख रहा है। वाह, कैसे काम चलेगा। 11,88,000। ओके। लेस इंडेक्स, बोलो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये और बता दो। लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन आएगा। बोलो कौन सी कॉस्ट लेनी है, कौन सी कॉस्ट लेनी है, कितनी कॉस्ट का इंडेक्सेशन करूं। 60,000 कह रहे हैं अक्षिता। और बोल तो भाई कितनी कॉस्ट का इंडेक्सेशन करना है। एक्विजिशन के तौर पे कितनी कॉस्ट का इंडेक्सेशन करना है। कोई है जिसका आंसर इसके अलावा हो। दो बच्चों के आंसर 60,000 है, क्या इनके अलावा कोई है जिनका आंसर अलग आ रहा हो 60,000 से। दूसरे के आंसर बिल्कुल कॉपी ना करें, अपना आंसर दें। बोलो भाई। अरे भाई हाँ ना तो लिख दो, ताकि जो भी आपको लगे, जो भी आपको लगे आप अपना आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट नहीं होगा, हाँ जो होगा वो लिख दो, स्टार्ट ही होगा। चलिए हम इंडेक्सेशन करेंगे बेटा 2 लाख रुपए। हम इंडेक्सेशन कितने का करेंगे, 2 लाख रुपए का। अगेन क्यों, 60,000 रुपए प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। और साथ में ये डेट तो देखो, ये डेट कितनी है, 1995। क्या 1995 के इंडेक्स करने का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या 1995 का इंडेक्स नंबर है हमारे पास, नहीं है। और जब नहीं है तो क्या हम ये वाला कंसेप्ट भी लगाएंगे साथ में कि 1/4/2001 की वैल्यू और कॉस्ट विच एवरेज हायर, क्या ये कंसेप्ट भी लगाना चाहिए हमें साथ में। तो 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू 2 लाख रुपए और जबकि ये वैल्यू 60,000 रुपए, तो विच एवरेज हायर, 2 लाख। आई बात समझ में, क्या गलती कर रहे थे। समझ रहे हैं कितने कंसंट्रेशन की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा आपने कर नहीं रखा, आपने खूब कंसंट्रेट कर रखा है, फिर भी गलती हो जाती है। तो बात ये समझ में आ रही है कि और ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है इस चैप्टर में, क्योंकि एक साथ कई फॉर्मूले लग सकते हैं, कई मेथड्स लग सकते हैं। समझ रहे हैं। 6,02,000 बताया रिया ने, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट आइए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बताइए इम्प्रूवमेंट कितने रुपए का लूं, लेना है नहीं लेना है, कितने रुपए का लेना है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना है नहीं लेना है, या कितने रुपए का लेना है। बिल्कुल 25,000 रुपए का लेना है। ठीक है, इंटू 301 अपॉन, कौन से ईयर का इंडेक्स करूं अपॉन में, कौन से ईयर का इंडेक्स करूं। फिर कह रहा हूँ एक साल ना लिखें बेटा, पूरा फाइनेंशियल ईयर लिखें। इंडेक्स नंबर 2001 लिखोगे तो भी नहीं ढूंढ पाओगे, दो लिखोगे तो भी नहीं ढूंढ पाओगे। 23, 23 का इंडेक्स है 105। तो बता दो कितना अमाउंट आ रहा है। 71
71,667। तो बता दीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है। 5,14,333। सही है। बता दो भाई एक बार, यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी के कोई डाउट है, आज का पूरा कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आ गया या कोई डाउट है।